हाय स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट लिया था। आपको उसमें मैंने बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सॉल्वेंट का। फिर चर्चा हुआ था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, यानी आपको मैंने कंसेप्ट दिया था फ्रीजिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, और आपको यह भी बताया था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव। आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि जैसे ही किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करेंगे, उसका वेपर प्रेशर बिना टेम्परेचर के डिक्रीज हुए ही घटने लगेगा। अर्थात नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडिशन के बाद जो सॉल्यूशन होता है वह सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में पहले ही फ्रीज कर जाता है। इस पहले फ्रीज करने वाले को मैंने कहा था डिप्रेस कर जाता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल मिलाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही घटेगा, और इसीलिए ये कॉलिगेटिव नहीं है, क्योंकि कॉलिगेटिव का मतलब होता है कि सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के बढ़ने से बढ़ता है। और उसी लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होता है केएफ इंटू मोलालिटी। याद कीजिए, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी। और आज इसी के बेस पे मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। आप लोग गौर से वीडियो को देखिएगा। अगर कोई स्टूडेंट आप तुरंत इस वीडियो को देखना शुरू किए हैं, यानी मेरा पहला और पीछे का लेक्चर आप नहीं देखे हैं, तो आप जरूर कम से कम इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इसके जस्ट पीछे का लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 18 होगा, तो आप ये लेक्चर नंबर 17 को देखिए। और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आएगा। यानी अभी हम जो भी क्वेश्चंस आपसे करवाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक मैंने दिया था कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज का टॉपिक होगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पे कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिलेशन लिया था। एक बार मैं फिर से बोल दूं कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी, और मोलालिटी को मैंने कहा था x इंटू 1000 डिवाइडिंग बाय w इंटू y। x जहां पे मास ऑफ सॉल्यूट है, w मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, और y जो है ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो आइए पहले डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी के टर्म को समझते हैं, जो आप डेरिवेशन कर चुके हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाने में हम किस किस बात पे फोकस करेंगे, कहां कहां अलर्ट रहेंगे, ताकि आपका न्यूमेरिकल्स में गलती ना हो। दूसरी बात कि अगर कोई क्वेश्चंस है तो आखिर उसका एक्चुअल जो कंसेप्ट है, यानी फॉर्मूला पे कैसे अप्लाई करें, उस एप्लीकेशन के लिए हम आपको कुछ एनालिसिस करते हैं फॉर्मूला का। आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक आप लोग अपने नोटबुक पे राइट कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर्मूला आपके सामने है कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी। उसी को एक एक टर्म को एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए टॉपिक आपके सामने है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फॉर्मूला आपको कल पीछे के लेक्चर में मैंने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी। इसी डेल्टा टीएफ को मैंने लिखा केएफ इंटू x इंटू 1000 w इंटू y। अब देखो डेल्टा टीएफ केएफ इंटू मोलालिटी, डेल्टा टीएफ केएफ इंटू x इंटू 1000 w इंटू y। आइए सबसे पहले इधर से शुरुआत करते हैं। ये क्या है? तो डेल्टा टीएफ का जब यूनिट की बात करोगे तो ये चूंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है, आप इसको किसी भी यूनिट में लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी यूनिट का क्या मतलब, यानी इसको डिग्री सी में भी लिख सकते हैं, केल्विन में, क्योंकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। जैसे मान लो कि कोई सॉल्वेंट, यानी वाटर की बात करते हैं, वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री, और यदि कोई सॉल्यूशन फ्रीज कर गया 5 डिग्री सी पे, तो 0 से 5, एक बात मैं फिर से बोल दूं, 0 से 5 आपको बढ़ा हुआ लगेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि आप नीचे से देख रहे हैं फ्रीजिंग का मतलब होता है सॉल्वेंट यदि रूम टेम्परेचर पे वहां से जाना है,
25 से 0 पे, 25 से 5 पे जाना था, 0 पे रह गया 5 पे, ये घट गया। तो ये जो डिप्रेशन 5 का है, 0 से 5, तो 5 का डिप्रेशन अगर केल्विन में भी बदलोगे तो 0 डिग्री सी 273 केल्विन, 5 डिग्री सी 278 केल्विन, और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस यहां भी 5 होगा। यानी डेल्टा टीएफ को आप आइदर केल्विन में लिखे या डिग्री सी में लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए, डेल्टा टीएफ यूज्ड इन आइदर डिग्री सी और केल्विन, ये तो यूनिट का हुआ। आखिर ये है क्या, ये क्या है? ये तो ये टेम्परेचर का डिफरेंस है किसका? तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बताओ, अगर मेरे से क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस डेल्टा टी। यानी अब बताओ, अगर ये फॉर्मूला से आपको x दे देगा, WY मालूम रहेगा, केफ देगा, अब बोलेगा फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा, तो ये आप ये लगाओ, तो ये तो डेल्टा टीएफ निकला ना, ये तो डिप्रेशन निकला। लेकिन हमको पूछा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस डेल्टा टी। नॉर्मल अगर क्वेश्चन है जिसमें वाटर सॉल्वेंट है या एक्वा सॉल्यूशन दिया रहेगा तब भी वाटर सॉल्वेंट होता है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। डिग्री सी में 0 डिग्री सी, केल्विन में 273 केल्विन। यानी यदि किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आप निकाल लें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे, ऑप्शन अगर डिग्री सी में है, ऑब्जेक्टिव कर रहे अगर ऑप्शन अगर डिग्री सी में है, तो सॉल्वेंट को आप लेना डिग्री सी में, वाटर है तब 0 लेंगे, अगर सॉल्वेंट है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा 0 डिग्री सी। फार्मूला से जो डेल्टा टीएफ निकाले रहेंगे वो डेल्टा टीएफ को माइनस कर देंगे, वो फ्रीजिंग पॉइंट अब क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। केल्विन में ऑप्शन या आंसर रहेगा, केल्विन में वाटर के लिए 273 माइनस डेल्टा टीएफ, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अनेकों जगह मुझे इसका काम पड़ेगा भी, या मान लो अगर सॉल्वेंट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, अगर डब्ल्यू या कुछ निकालना है, तो यहां पे क्या लो, न सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेना है न सॉल्वेंट का लेना है, ये चूंकि चेंज है तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा टीएफ होगा, ये फार्मूला में लगेगा। क्लियर हो गया होगा। आइए एक बात और, केफ ऑफ वाटर आपको याद रखना है। वाटर के केफ का वैल्यू 1.86 डिग्री सी पर मोलैरिटी, यूनिट केल्विन पर मोलैरिटी भी होगा। आपने पीछे के लेक्चर में देखा था कि केफ का यूनिट कैसे निकालते हैं। एक बात और, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज यूज्ड इन सेम यूनिट। एक मैं छोटी सी बात लिखा, यहां तो डेल्टा टीएफ है, अगर ये डिग्री सी तो ये भी डिग्री सी, तो जो नॉर्मल बात है, अगर ये केल्विन तो ये भी केल्विन, और ये है आपका एनालिसिस। आप हर बात को एक बार देख लीजिए। हम इस पे शुरू करेंगे अब क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस आपके सामने रखते हैं और उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप देखिएगा, उसके बाद आप खुद से भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपसे क्वेश्चंस बनेगा। क्लियर। आइए एक बार मैं पुनः बोल देता हूं, डेल्टा टीएफ इक्वल टू होता है केएफ इंटू एक्स इंटू 1000 डिवाइडिंग बाय डब्ल्यू इंटू वाई। वो जो डेल्टा टीएफ है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। यानी किसी क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए तो पहले डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से माइनस डेल्टा टीएफ कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। डेल्टा टीएफ को आप किसी भी यूनिट में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन सॉल्वेंट को हमेशा आप सेम यूनिट में लिखेंगे। केएफ का वैल्यू वाटर के लिए याद रखिएगा 1.86 डिग्री सी पर मोलैरिटी, या केएफ का वैल्यू होता है 1.86 केल्विन पर मोलैरिटी फॉर वाटर। अदर सॉल्वेंट के लिए केएफ का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और जब भी आप फॉर्मूला डेल्टा टीएफ बराबर लिखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट का जो यूनिट होगा दोनों सेम होगा, केल्विन तो केल्विन दोनों को, डिग्री सी तो डिग्री सी। छोटी छोटी बात जो न्यूमेरिकल पे हमको यूज आता है। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी बात और जान लीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में रहेगा फ्रीजिंग पॉइंट, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने ऐड किया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड बाय रहेगा, कुछ भी डिप्रेस्ड बाय एक्स, अगर डिप्रेस्ड बाय एक्स है तो वो एक्स से डिप्रेस किया है, वही एक्स डेल्टा टीएफ होगा। क्लियर है।
और अगर रहेगा कि एक सॉल्वेंट जिसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो कुछ भी है और कहेगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने ऐड किया एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस टू, अगर मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का x है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस टू y, जब x था सॉल्वेंट का और डिप्रेस टू y हुआ तब जो होगा डेल्टा टीएफ ये x माइनस वाई सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्री। बाय और टू का अंतर मैं शुरू से इस चैप्टर में कर रहा हूं, आप इतना अलर्ट रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को, और इसको आप लोग अगर राइट करना है तो आप लोग इजीली इसको पहले राइट कर लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन को लिखेंगे। राइट कीजिए। आइए अब आपके सामने दो क्वेश्चन अभी मैं फिलहाल रखा हूं, दोनों क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, आप गौर से देखिएगा। इसके बाद भी हम कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस खुद से भी करिएगा, क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। अभी आपको जो मैंने कुछ फार्मूला के बेस पे बात किया था उसको दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन पे उतना ही बात यूज में आता है और उसी सब बात को लेके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन। गौर से देखिए, मुझे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछ रहा है, लेकिन फार्मूला में डेल्टा टीएफ निकालना है। डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले डेल्टा टीएफ निकालेंगे और जब डेल्टा टीएफ निकल जाएगा तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से डेल्टा टीएफ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सॉल्यूशन का निकलेगा। लेकिन आप देख लो, आपसे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछा, कहते हैं कंटेनिंग 6.84 ग्राम सुक्रोज, और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास मैंने इस चैप्टर के शुरू में बताया था आप लोग को कि 342 होता है, शुगर है। कहते हैं पर 500 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप देख लो, वाटर सॉल्वेंट हो गया, शुगर जो है वह सॉल्यूट हो गया, और केफ ऑफ वाटर मैंने अभी आपको बताया भी था, और वही वैल्यू यहां पे है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपसे निकालना है। आप सबसे पहले क्या करिए, फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा टीएफ इक्वल टू होगा केफ इंटू एक्स इंटू 1000 डिवाइडिंग बाय डब्ल्यू इंटू कितना 1। अब देखो डेल्टा टीएफ अगर आप निकालोगे तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केफ का वैल्यू 1.86 आप देख लीजिए, इंटू एक्स आपको दिया है 6.84 इंटू कितना 1000 डिवाइडिंग बाय 342 इंटू 500, वाटर का मास दिया था 500। अब देखो बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, यहां पे इससे काटेंगे, ये आप ऐसे कैंसिल करोगे, ये 2 हो जाएगा। आप इस देखो यहां पे ये जब कैंसिल करोगे ये होगा, लेकिन 0.02 होगा, क्योंकि ये यहां पे 10 टू दी पावर -2 भी है, तो 0.02 होगा। और जब ये टोटल को कैलकुलेट कीजिएगा ये 0.074 हो जाएगा। ये डेल्टा टीएफ निकला है, इसको आंसर मत देना, क्योंकि ये तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकला है। मेरे क्वेश्चन में है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन का। अब बताइए, आपको मैंने पीछे भी चर्चा किया था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब ऑप्शन को देखो, आंसर डिग्री सी में है तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस डेल्टा टीएफ, सॉल्वेंट वाटर है, आपको याद रखना है आंसर डिग्री सी में है तो 0 ले लिया, माइनस डेल्टा टीएफ 0.074 है, 0.074 डिग्री सी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -0.074 डिग्री। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो कितना सिंपल है, सॉल्यूशन का मेरे से फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, फार्मूला डेल्टा टीएफ था, हमने डेल्टा टीएफ को कैलकुलेट कर दिया है, और जैसे डेल्टा टीएफ कैलकुलेट होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ। अगर ये आंसर केल्विन में रहता तो यहां हम 0 के जगह पे 273 लिखते, इसमें कोई चेंज नहीं करते, क्योंकि मैंने शुरू में बोला है डेल्टा टीएफ ये डिफरेंस है, डिग्री सी केल्विन दोनों में चलेगा। तो ये एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। आइए अब आपके सामने दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को अगर मैं आपको समझाऊं, यहां पे देखो, यहां पे CH2OH, CHOH और CH2OH होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। यानी अगर आप देखोगे C3H8 हो जाएगा, 2 1 3 4 5 6 7 8 हो गया, और O3 C3H8O3 ग्लिसरॉल
ग्लिसरॉल का ऐसे ये मेजर ये है, इसी को फार्मूला बेस लोगे ग्लिसरॉल, तो ये हो जाता है C3H8O3। चलिए ठीक है, तो व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल, आपको इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा, वुड हैव टू बी एडेड to 1000 gram of water in order to lower its freezing point by 10 डिग्री। अब आइए यहां पे 10 डिग्री से डिफरेंस बता रहा है, मैं यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं डेल्टा TF KF इंटू एक्स इंटू 1000 बाई W इंटू वाई। डेल्टा TF देखो 10 डिग्री से डिफरेंस बता रहा है, यहां 10 लिया, वाटर ही सॉल्वेंट है, KF 1.86 इंटू एक्स का अगर वैल्यू की बात करेंगे तो एक्स का वैल्यू कहते हैं व्हाट वेट, यही मुझे निकालना है, इंटू 1000 बाई W की बात कीजिए तो मैंने आपको कहा कि C3H8 और O3 मॉलिक्यूलर मास जोड़ोगे 12 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 8 और प्लस 48। अब ये आप अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ये देखो 48, ये हो जाएगा 56 और 56 और 36 जो होगा ये 92 हो जाएगा, 56 और 36 92, तो W का वैल्यू 92 इंटू Y है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहां पे 1000 ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। X के वैल्यू की अगर बात करें तो X का वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जी 92 इंटू 10 और डिवाइडिंग बाय 1.86, 92 इंटू 10 डिवाइडिंग बाय 1.86, और यही जो वैल्यू होगा वो वेट ऑफ ग्लिसरॉल। कोई डाउट किसी को? तो ये आप देख लीजिए, मैं फिर से एक बार दिखाता हूं व्हाट वेट ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला मैंने आपको दिया C3H8O3, आपने मॉलिक्यूलर मास जोड़ लिया 92, कहते हैं हैव टू बी एडेड 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 10 डिग्री, बाय 10 डिग्री है, तो डेल्टा TF 10 हो गया, हमने डेल्टा TF KF इंटू इतना लिया 10, KF का वैल्यू वाटर के लिए लिया नहीं क्योंकि वाटर यहां सॉल्वेंट है 1.86, X मुझे निकालना है इंटू 1000 डिवाइडिंग बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लिसरॉल 92 इंटू 1000, और आप जब X निकालेंगे X का वैल्यू 10 इंटू 92 डिवाइडिंग बाय 1.86, और जो होगा ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। आइए कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने रखते हैं, और ऐसे ही करके हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन आप आराम से समझिएगा। मुझे लगता है जो क्वेश्चन से स्टूडेंट्स को एक डर रहता है कि न्यूमेरिकल्स मेरे से नहीं बनेगा, देखो जो भी बात अभी मैं लिख रहा हूं आपको शुरू के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि कैसे फार्मूला को आप अरेंज करेंगे क्वेश्चंस पे। आइए कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए लिखते हैं, जिसको पहले राइट करना है, आप पूरे टर्म को आप राइट कर सकते हैं, लीजिए राइट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपने राइट किया। अब आइए हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आइए एक और क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया हूं, पीछे के कंसेप्ट को जो मैंने आपको शुरू में मोलारिटी पढ़ाया था वहां के टर्म को यहां पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से यूज किया गया है। कहता है एन एक्वस सॉल्यूशन, क्लियर है? एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर सॉल्वेंटेड, कंटेंट 10% बाय वेट ऑफ यूरिया एंड 60% बाय 10% बाय वेट ऑफ यूरिया, वो 60 यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है, याद रखिएगा, एंड 5% बाय वेट ऑफ ग्लूकोज। यानी ये जानो ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, ये टर्नरी सॉल्यूशन है, इसमें दो सॉल्यूट डाला हुआ है। एक का नाम यूरिया है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, दूसरे का नाम ग्लूकोज है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। और मैंने आपको पीछे पढ़ाया है शुरू के लेक्चर में कि अगर टर्नरी सॉल्यूशन हो तो कैसे निकालते हैं मोलालिटी को। अब आइए कहता है व्हाट विल बी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। आप जरा गौर से एक बार फिर से देखो, कहता है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 10% बाय वेट ऑफ यूरिया, 5% बाय वेट ऑफ ग्लूकोज, ये सॉल्यूशन है। कहता है व्हाट विल बी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मेरे से पूछ रहा है। फिर से वही फार्मूला डेल्टा TF बराबर KF इनटू मोलालिटी, लेकिन यहां पे X नहीं
लोगे, क्योंकि यहां दो दो सॉल्यूट डाला हुआ। यानी हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको मोलालिटी टर्म को जाने की, दो सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल पर केजी सॉल्वेंट। आइए फार्मूला लगाता हूं कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के इंटू मोलालिटी, और इसको आप ऐसे लिखेंगे कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के, मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और इनटू कितना हो जाएगा 1000। चलो, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ का वैल्यू 1.86। अब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को यहां दो दो सॉल्यूट है, तो आपने लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स 10% बाय वेट ऑफ यूरिया है, तो 10/60 कर दीजिए प्लस, क्योंकि यहां पे मोल निकालना है सॉल्यूट का, तो एक और सॉल्यूट है 5% है, तो 5/180, बिकॉज ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है, डिवाइडिंग बाय, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया। अब है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो आप जानिए परसेंटेज दिया था 10% बाय वेट है, सॉल्यूशन में 10% यूरिया है, 5% ग्लूकोज है, यानी 85% ही वाटर होगा। यहां पे 85, और आप जब ये 85 इंटू कितना 1000, चूंकि ये ग्राम में था केजी में कन्वर्ट करने के लिए। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मुझे मालूम है, आप करके चेक कर लो, डेल्टा टीएफ का जो वैल्यू होगा ये होगा 4.254 है, ये डेल्टा टीएफ है। और जब डेल्टा टीएफ निकल गया, आप कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, सुन लीजिए, यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो पहला ऑप्शन आपको यही दिखे, और आप सही कर किए हैं, सब कुछ समझे, फर्स्ट ऑप्शन ये दिखेगा। और प्रेशर में ऐसे ही स्टूडेंट गलती करता है कि आप इसको बबल करके आ जाएंगे, आपने गलती सिर्फ वहां प्रेशर में किया, क्योंकि ये डेल्टा टीएफ है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकला है। मेरे से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऑप्शन चूंकि डिग्री सी में है, और वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर के लिए 0 और -4.254 डिग्री सी होगा, यानी -4.254 डिग्री सी। ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। जिसको राइट करना है आप राइट कर सकते हैं। चलिए, तो अब आपने एक और क्वेश्चन देखा, इसको मैंने टर्नरी सॉल्यूशन की चर्चा करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। आइए कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। एक और क्वेश्चन को देखिए, राइट नहीं किए हैं तो आप एक बार फिर से दे देता हूं टाइम, आप एक बार इसको राइट कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करना आपका काम, यहां कैलकुलेट करेंगे उतना आएगा, ठीक है। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन टॉपिक में अभी क्वेश्चन ही चलेगा, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन को राइट करते हैं। आइए अब एक और क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। इस क्वेश्चन का आप स्टैंडर्ड देखिए क्या है। क्वेश्चन से कि हाउ मच आइस विल सेपरेट, कितना आइस सेपरेट होगा इफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है कंटेनिंग 25 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया, इसका मॉलिक्यूलर मास 62 होता है, याद रखना। कहते कंटेनिंग 25 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल in 100 gram of water is cooled to -10 degrees। गौर से देखिए, अगर इसको आप ऐसे ओरल सोचिएगा तो आपको लगेगा कि 100 का 100 ग्राम आइस निकल जाएगा, क्योंकि 100 ग्राम वाटर है और -10 डिग्री पे गया। मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन आप समझिए कैसे सोचा जाता है कि 100 ग्राम वाटर है, टेम्परेचर -10 पे गया, तो वाटर तो 0 डिग्री पे ही आइस बन जाता है, -10 पे तो आइस बन ही जाएगा। तो आप कह दोगे 100 ग्राम आइस, लेकिन ये रॉन्ग आंसर होगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि वाटर यहां सॉल्वेंट है, और यहां जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के जगह पे ये डाला हुआ है ग्लाइकॉल, ये एंटी फ्रीजर होता है, ये पानी को फ्रीज नहीं होने देता है। अब पानी को फ्रीज नहीं होने देगा, इसके अमाउंट और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे जो 100 ग्राम पानी है, हम लोग चेक कर लेंगे कि ये जो ग्लाइकॉल दिया है 25 ग्राम, ये कितने पानी को फ्रीज नहीं होने देगा अप टू -10। मैं इसे लिखता हूं, लेट y
gram of water, y gram of water do not freeze up to -10 डिग्री C. क्यों भाई? तो ड्यू टू ग्लाइकॉल मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल के चलते मान लो कि y ग्राम पानी फ्रीज नहीं हुआ, यदि आइस नहीं बना, तो पहले y का वैल्यू निकालते हैं। यहां कोल्डेड टू -10 डिग्री है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री ही होता है। तो डेल्टा टी, देखो यहां पे अगर मैं डेल्टा टीएफ निकालूं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का तो 0 डिग्री सी में -10 डिग्री सी, यानी आप अब ये हो जाएगा 10। अब बताओ डेल्टा टीएफ इक्वल टू आप पढ़ते हो के एक्स इंटू 1000 डब्ल्यू इंटू वाई। डेल्टा टीएफ आपने 10 लिया, वाटर का केएफ मैंने पहले बोला है 1.86। यहां पे ये जो x का वैल्यू है मैं अभी आपको नहीं लिख रहा हूं। यहां पे मैं y ग्राम के जगह तो x ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब बताओ अगर हम लोग यहां पे बात करें तो यहां पे ग्लाइकॉल दिया है 25 ग्राम, तो 25 इंटू 1000, W इसका आप जानते हैं 62 और इंटू y। कहोगे कितना लोग कहेगा सर y का वैल्यू तो 100 दिया है, ये टोटल y है। आपको मैं अभी ये निकाला y का वैल्यू कि ये इतना वाटर फ्रीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ग्लाइकॉल उसको फ्रीज नहीं होने देगा। जब आप कैलकुलेट करिएगा इसको तो y का वैल्यू आएगा 75 ग्राम। आप चेक कर लेना कर। अब y 75 ग्राम हुआ, अर्थात इतना पानी -10 डिग्री तक ग्लाइकॉल के चलते फ्रीज नहीं करेगा। लेकिन आपके पास पानी कितना है? 100 ग्राम है, तो -10 पे सिर्फ इतना पानी ग्लाइकॉल इसको फ्रीज होने से रोकेगा, तो रेस्ट पानी तो -10 पे आइस बनेगा। तो कहते हैं आइस सेपरेट इज इक्वल टू हो जाएगा जी 100 - 75 ग्राम, दैट मीन्स 25 ग्राम आइस क्या होगा? सेपरेट होके बाहर निकलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उससे मैं रुड़की में पूछा था, गौर से देखिए, कई जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। कंसेप्ट क्या है फिर से सुन लीजिए। ये पानी को एंटी फ्रीजर का काम करता है। 100 ग्राम पानी, अब कहोगे सर 75, ये तो इसमें डिपेंड करेगा। अगर यहाँ -5 ले लोगे तो यहाँ पे डेल्टा टीएफ 5 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कुछ और होगा, आइस कुछ और सेपरेट होगा। तो यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकॉल क्या करता है? एंटी फ्रीजर का काम करता है, पानी को फ्रीज नहीं होने देता है। लेकिन अब ये एक लिमिट टेम्परेचर तक नहीं होने देगा, इसकी भी अपनी कैपेसिटी है। तो अब आपको मैंने इसी कंसेप्ट पे डेल्टा टीएफ से निकाला कि इतना पानी ये ग्लाइकॉल के चलते फ्रीज नहीं हुआ, तो नहीं फ्रीज हुआ तो रेस्ट पानी जब -10 पे जाएगा तो ऑब्वियस है फ्रीज करेगा। यानी 100 ग्राम में से 75 फ्रीज नहीं करेगा ड्यू टू ग्लाइकॉल, और 25 ग्राम क्या होगा? आइस बन के सेपरेट होगा। गौर से देख लीजिए, जिसको राइट करना है राइट कर लीजिए। हम आगे एक और क्वेश्चन आपके सामने रखें। आइए एक और क्वेश्चन आपके सामने रखें। इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, थोड़ा सा मतलब सब्जेक्टिव टाइप इसको ले लिया है मैंने। आइए क्वेश्चन को पढ़ते, कहते हैं 2 एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला AB2, मतलब AB2 एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड AB4 है। ए और बी का 2 कंपाउंड्स है जिसका फॉर्मूला AB2 और AB4 है। कहते हैं व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम बेंजीन। गौर से सुनिए, ये दो कंपाउंड है और उसको 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, यानी बेंजीन यहां पे जो है वह सॉल्वेंट है। कहते हैं 1 ग्राम AB2 लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय इतना। AB2 जो है ये कंपाउंड जो है, अगर इसका 1 ग्राम 20 ग्राम बेंजीन में डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना से, बाय वर्ड को गौर से देखिएगा, इतना से डिप्रेस करता है। कहते हैं वेयर एज 1 ग्राम AB4 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय इतना, लेकिन AB4 इतना से डिप्रेस करता है। कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड बी। गौर से सुनिएगा, ए अलग से डिप्रेस करता है, बी अलग से, कंपाउंड अलग अलग है। हम लोग ऐसा करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग डेल्टा टीएफ से दोनों का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, और जब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा, एक का एटॉमिक वेट
एक्स वाई दूसरे का मान करके हम लोग चेक कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे फॉर AB2, गौर से देखिएगा AB2। तो AB2 के लिए अगर बात करोगे तो इसका x दिया है 1 ग्राम, देख लीजिए x है 1 ग्राम, तो और डेल्टा TF दिया है, बाय लगा हुआ है, तो डेल्टा TF मैं डायरेक्ट लिखता हूं, या लिखो यहां पे डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू x इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W इंटू y। अब अगर ये W जो होगा AB2 का होगा, W ऑफ AB2, तो डेल्टा TF मैंने लिया 2.3, KF का वैल्यू आपके सामने, इसका बेंजीन का केफ, यहां वाटर नहीं है 1.86 नहीं, वो सिर्फ वाटर के लिए होता है। बेंजीन का केफ 5.1, x का वैल्यू 1 इंटू 1000 बाय W किसका भाई, AB2 का मॉलिक्यूलर वेट इंटू y 20 ग्राम बेंजीन। अब देखो ये इधर आ जाएगा, 2.3 नीचे आ जाएगा, तो W ऑफ AB2 इज इक्वल, जब 2.3 नीचे आएगा ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 5100 बटे 20 और 2.3 से डिवाइड करोगे, अप्रॉक्सीमेट मैं बोलता हूं ये 111, ठीक है, ये 111 किसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2। अभी आप रखिएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2। अब आइए यहां पे लिखता हूं मैं फॉर AB4। AB4 के लिए फार्मूला वही है डेल्टा TF, लेकिन ये जो डिफरेंस किया है 1.3 से क्या है, तो 1.3 केफ का वैल्यू आपको सामने है 5.1 इंटू x इसका भी 1 है इंटू कितना 1000, यहां पे W ऑफ AB4 मॉलिक्यूलर वेट इस कंपाउंड का लेना पड़ेगा इंटू कितना 20, ये इधर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो W ऑफ AB4 जो होगा ये अप्रॉक्सीमेट गुना कीजिएगा 196 हो जाएगा। आप एक बात और, ये इसी को आंसर मत देना, ये आपसे एटॉमिक वेट पूछा है और ये फार्मूला है, ये तो मॉलिक्यूलर वेट है। अब मैं लिखता हूं यहां से देखिए डायरेक्ट A, अगर एटॉमिक वेट A का A मान लो, B का B मान लो, यहां पे AB2 जो होगा A प्लस 2B बराबर 111, A प्लस 2B 111, यहां है A प्लस 4B इक्वल टू होगा 196। अब आपके पास दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल के साथ दो इक्वेशन है, तो आप A का वैल्यू निकालेंगे इतना हो जाएगा, B का वैल्यू निकालेंगे इतना हो जाएगा, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। आप चेक कर लेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, ये क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? तो ये था एक क्वेश्चन। आइए अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, केफ का थर्मोडायनामिकल डेरिवेशन दिखाते हैं। कहते हैं थर्मोडायनामिकल डेरिवेशन ऑफ केफ लैटेंट हीट, जो आपने केबी में भी कैलकुलेट किया है, एक क्वेश्चन उसमें दिखाएंगे, पहले उसका फॉर्मूला दे देते हैं। लेकिन आइए जिसको राइट करना हो इसको आप राइट, यहां पे मैंने छोड़ दिया है A प्लस 2B इतना, A प्लस 4B इतना, कुछ तो अपने भी करिए, तो ये आप करेंगे तो इसका आंसर इतना होगा। आप चेक कर लीजिए, जिसको राइट करना है राइट कर लीजिए, लेकिन आगे का कैलकुलेशन जरूर करके चेक कर लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे चूंकि गुना भाग में मैंने यहाँ अप्रॉक्स ले लिया है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट ही आएगा। तो आइए इसको राइट कर लीजिए, हम आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए एक और टर्म पे बात करते हैं कि केफ का यानी कैरास्कोपिक कांस्टेंट जो सॉल्वेंट का है उसका थर्मोडायनामिकल डेरिवेशन दिखाते हैं। आइए एक और टर्म आपके सामने रखते हैं, और टर्म है कि थर्मोडायनामिकल डेरिवेशन ऑफ केफ का थर्मोडायनामिकल डेरिवेशन, थर्मोडायनामिकल कैल्कुलेशन ऑफ केफ का फॉर्मूला याद रखना RT² LF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो टेम्परेचर है जिसका केफ निकालो जिस सॉल्वेंट का, उसका ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा केल्विन में होगा। जैसे वाटर का केफ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में 273। R गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो वैल्यू होगा तो इसका जो भी वैल्यू लोगे इसके टर्म में, अगर ये लैटेंट हीट कैलोरी में है तो R कैलोरी में, किलो कैलोरी होगा तो R किलो कैलोरी में। लेकिन याद रहे लैटेंट हीट का जो भी यूनिट होगा वो पर ग्राम में लेना है, यूनिट पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम, पर मोल देगा तो पर ग्राम में बदलेंगे। LF का वैल्यू डेल्टा H/m होता है, मैं यहां पे राइट करता हूं आपको, LF इक्वल टू डेल्टा HF/m, ये फॉर्मूला है, ऐसे मेजर है L इक्वल टू डेल्टा H/m होता है, और डेल्टा H इक्वल टू T डेल्टा S होता है। मैं पीछे के लेक्चर में ये लिखा था, तो LF के जगह पे डेल्टा H/m किया, m गया ऊपर, तो ये फार्मूला है, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा।
और इसके जगह पे डेल्टा एच टी डेल्टा एस होता है, टी और यहां का एक टी कैंसिल हो गया, डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो आपका ये तीन फार्मूला है, आपको लैटेंट हीट देगा, ये यूनिट पर ग्राम लेना है, यूनिट पर मोल लेना है, यूनिट पर मोल लेना है, ये मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्वेंट का, और ये फ्रीजिंग पॉइंट है, गैस कांस्टेंट है, गैस का अब तो यहां लिख रहा हूं R इज गैस कांस्टेंट यूनिट ऑफ दिस, मतलब इसको लगाओगे तो इसके टर्म में ये फॉर्मूला लगेगा तो इसके यूनिट में, कैलोरी तो कैलोरी, अर्ग तो अर्ग, जूल तो जूल, यहां लगाओगे तो अर्ग R और डेल्टा एस का यूनिट सेम होना चाहिए, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये LF इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूनिट पर ग्राम, सब कुछ लिख दिया हूं मैं। डेल्टा HF जो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यूनिट पर मोल, डेल्टा SF एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन यूनिट पर मोल, फ्यूजन इन यूनिट पर मोल, इन यूनिट पर मोल, ये M है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, T है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन, ये जो T है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है किस चीज में, केल्विन। और आप इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, जिसको राइट करना है राइट कर लीजिए, हम इसके बेस पे क्वेश्चन लाते हैं। गौर से देख लीजिए, फार्मूला इसका इसका इसका, और एक क्वेश्चन का एरिया है, कंपैरिजन में जानिएगा तो केएफ का, क्योंकि देखो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि केएफ आप निकाल रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, लेकिन ये सब फार्मूला जो है डायनामिक्स का है, मतलब दो चैप्टर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट ये ज्यादा हो जाता है कि कहीं से आपको फार्मूला आया, काम कहीं कर रहे हैं, दो कंसेप्ट यहाँ पे मिक्स कर रहा है, इसीलिए आईआईटी का ये मेजर सेक्शन है, पूछा हुआ है। आइए इसके बेस पे क्वेश्चन, जिसको राइट करना है आप राइट कर लीजिए। आइए एक क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं केएफ के कैलकुलेशन पे, थर्मोडायनामिकल का जो आपने अभी फार्मूला देखा उसी से कैलकुलेट होगा। फार्मूला देख क्वेश्चन लिखे क्या है, कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब केएफ का वैल्यू ऑफ वाटर, देखिए याद रहे आप वाटर सॉल्वेंट दे दिया है, वाटर का केएफ निकाला, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एट 0 डिग्री 80 कैलोरी पर ग्राम, देखो लैटेंट हीट यूनिट पर ग्राम में दिया है और मुझे चाहिए भी पर ग्राम में, तो लैटेंट हीट दिया तो फॉर्मूला होता है केएफ इक्वल टू होता है RT स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1000 LF, मुझे केएफ निकालना है। अब देखो R का मुझे वैल्यू लेना है, R का जब वैल्यू लेंगे आप तो R का वैल्यू आप लैटेंट हीट देखो कैलोरी में, तो R कैलोरी में लो, कैलकुलेशन आसान करना है तो 2 ले लीजिए, एग्जैक्ट निकालना है तो 1.986 ले लीजिए, तो 1.986 इनटू टेम्परेचर, ये फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए सॉल्वेंट, 0 डिग्री सी फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जानते भी हैं, लेकिन यहां पे केल्विन में लगेगा, तो 273 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडिंग बाय 1000 और इनटू, अब ये लैटेंट हीट है, तो लैटेंट हीट 80, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक्यूरेट भी है तो हो सके ये वैल्यू 1.86 ही आ जाए, आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। तो ये था आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पे क्वेश्चन। हम लोग 3 कॉलिगेटिव और अच्छे से सब पे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। यदि आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो जरूर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में क्या करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे को भी बेनिफिट हो जाए। और हम लोग चौथा कॉलिगेटिव जस्ट आपको मिलेगा, 3 कॉलिगेटिव पे काम कर लिए। आपने पहले पढ़ा रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, अभी पढ़ रहे थे फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पे क्वेश्चंस। अब हम लोग का चौथा कॉलिगेटिव होगा, नेक्स्ट लेक्चर आपको जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, 2 लेक्चर में वो भी हो जाता है, एक में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को समझेंगे, दूसरे में उसको हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए चौथा लेक्चर के लिए आप इंतजार कीजिए इसको, लेकिन इसके बेस पे जब इतना आप सीख लीजिएगा, कॉन्फिडेंट के लिए क्या करना, कुछ और प्रैक्टिस